हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में और मैं हूं श्रेया राज। तो फटाफट देखते हैं आज क्या लेकर आई हूं मैं आपके लिए। आज फिर मैं ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीबीआई टॉपिक जो कह लीजिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसी टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, भारत की नदियाँ। चूँकि इससे पहले मैं आपको विश्व की नदियाँ पढ़ा चुकी हूँ, वो भी मैप के माध्यम से। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ सारी नदियों के बारे में। तो एक तो ये होगा कि इससे मैप के माध्यम से मैं आपको इसीलिए बताती हूँ कि इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी, 1 से 2 बार आप देखेंगे तो। और ये होगा कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रटने से आप जितना रटेंगे उतना ही अब तक सीमित रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप अगर किसी भी टाइप से पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपकी ज्योग्राफी के और अन्य सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारियां हो सके। और पहले वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों के बारे में आप लोग वीडियो क्वालिटी 480 करके देखिएगा, आपको क्लीन दिखेगा पूरा का पूरा। तो आप देखते हैं भारत की नदियाँ। चूँकि आपको पता है कि हमारे जीवन में नदियों का बहुत महत्व है, हमारे जीवन में नदियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चूँकि नदियों के माध्यम से ही बहुत सारे क्षेत्रों का कह लीजिए तो विकास हुआ है। क्योंकि आपने यदि पढ़ा होगा इतिहास में तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी सिंधु नदी के किनारे हुआ, चीन की सभ्यता का विकास भी होंगहो नदी के किनारे हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां की बहुत सारी सभ्यता का विकास हुआ है। क्योंकि आपने नवपाषाण काल में ये भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि मानव जो कृषि करने लगे, मछली पकड़ने लगे, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करने लगे। तो और इसी वजह से वो क्या करने लगे कि नदी के किनारे आकर बसने लगे। क्योंकि नदी के किनारे हर चीज़ें अवेलेबल होती, वहाँ आप कृषि भी कर सकते हैं, मछली पकड़ के उसका भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बांध नहर जो भी हो, पीने योग्य जल, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होती। इसीलिए कहा गया है कि नदियों का हमारे जीवन में महत्व बहुत ज़्यादा ही महत्व है। और ये महत्व तो अब सबसे ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आपके एग्जाम्स में, हमारे एग्जाम्स में ये पूछा जाने लगा। तो इसे तो पढ़ना मस्ट है, तो पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नदियों के प्रकार क्या है, भारत की जो नदियाँ हैं इसके प्रकार क्या है और ये कितने भागों में विभक्त है। तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालयन नदियाँ, एक हिमालयन नदियाँ और दूसरी हो गई प्रायद्वीपीय नदियाँ। और दूसरी जो नदी है ये है प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो अब जो ये नदियां हैं, हिमालयन नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ये तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा ही जाता है। इसके अलावा ये है क्या, तो हिमालय से निकलने वाली नदी हिमालयन नदियां होती है और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी प्रायद्वीपीय नदियां होती है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि आखिर ये प्रायद्वीपीय भारत होता क्या। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको इसी से, प्रायद्वीपीय भारत से ही दिया जाता है। तो अब देखते हैं हमारे देश को 2 भागों में बांटा है विंध्याचल पर्वत ने। एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, जो कि हमारे देश को कह लीजिए हमारे भारत को 2 भागों में बांट दिया। एक तो प्रायद्वीपीय भारत और एक ऊपर का क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो, जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि आप भारत को अगर देखेंगे तो भारत की इस साइड में है बंगाल की खाड़ी, भारत के इस क्षेत्र में है बंगाल की खाड़ी, इस क्षेत्र में है अरब सागर और नीचे के जो क्षेत्र है वहाँ है हिंद महासागर। नीचे के क्षेत्र में हिंद महासागर है। तो जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत का ये क्षेत्र जो है ये 3 ओर से जल से घिरा है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों क्षेत्रों से जल से घिरा है। इसका मतलब ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और यही वजह है कि जब साउथ इंडिया से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें दक्षिणी भारत ना देकर प्रायद्वीपीय भारत दे दिया जाता है, ताकि अगर आपको पता होगा तो आप उसका सही आंसर करेंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं नीचे के क्षेत्रों के नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ, और ऊपर जो हिमालयन क्षेत्रों से निकलते हैं उसे हिमालयी नदियां कहते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आप जब साउथ की मूवी अब से देखेंगे तो ये मत कहिएगा कि मैं साउथ की मूवी देख रहा हूँ, ये कहिएगा कि मैं प्रायद्वीपीय भारत की मूवी देख रहा हूँ। ऐसा कहने से क्या होगा, आपको बार बार ये इसका रिवीजन हो जाएगा और याद भी रहेगा। जब भी आप प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे तो भारत का ये मैप आपके सामने आ जाएगा, तो इससे चीज़ें याद रह सकती हैं। तो अब देखिए हिमालयन नदियों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर का क्षेत्र, फिर इधर आएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ हिमालय का क्षेत्र है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जो है हिमालय का क्षेत्र है।
अब इसी हिमालय के पास से यहाँ मानसरोवर, यहाँ एक मानसरोवर क्षेत्र है, मानसरोवर झील जिसे आप कह सकते हैं, मानसरोवर झील। और इसी से एक नदी निकलती है जो चेमा युंगदुंग से होते हुए यहाँ से इस तरह से इधर पाकिस्तान में आती है और आके ये अरब सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, तो ये है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि इसका लंबाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे अभी आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन इसका कुछ भाग भारत में है और कुछ भाग पाकिस्तान में जाकर मिल गया है। अब देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में ही आते हैं। तो झेलम देख लीजिए, झेलम, चिनाब, इधर से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांचों नदियां जो हैं इसकी सहायक नदी है। सबसे पहले ऊपर तो सिंधु हो गया, उसके बाद ये जो है ये झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास और ये नीचे हो गया सतलज, नीचे सतलज। फिर से एक बार देखते हैं, ऊपर सिंधु, फिर ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलज। अब इन नदियों का क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, नदियों का क्रम, क्योंकि कभी कभी क्रम से क्वेश्चन पूछते हैं और इससे इम्पॉर्टेंट एक बेस्ड पार्ट है जो कि क्रम से रिलेटेड है। तो अब इस पर आपने देखा होगा कि अन्य नदियाँ यहाँ से आकर मिल रही है, जबकि ये एक नदी जो है चिनाब नदी, ये यहाँ से मिल रही है। तो ये जो चिनाब नदी है ये है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए ये नदियाँ हैं, ये जो सारी नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन पर अलग अलग परियोजनाएं बनी हुई है, अलग अलग चीज़ें बनी हैं। तो अब उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसमें एक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच इस सिंधु जल को लेकर एक विवाद है। अब ये विवाद है क्या, तो ये विवाद है इसके जल को लेकर। चूँकि आपको पता है कि इंटरनेशनल नदियाँ जो होती हैं वो एक देश से दूसरे देश में बहती है और उस पर किसी प्रकार का प्रबंध नहीं, यानी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, बल्कि दोनों मिलकर उसका उपयोग करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये नदियाँ एक विषय बनी हुई थी विवाद का, तब 1960 ईस्वी में। तब 1960 ईस्वी में, यहाँ नीचे लिखती हूँ इधर, तब 1960 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, जिसे आप विश्व बैंक कहते हैं, मैं यहाँ W भी लिख देती हूँ, 1960 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक समझौता किया गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री PT नेहरू थे और उन्हीं के समय एक समझौता किया गया जिसमें कहा गया कि इस समझौता को में कहा गया कि जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, ऊपर की 3 नदियाँ हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, दूसरी हो गई झेलम, तीसरी हो गई चिनाब। तो ये जो सिंधु, झेलम, चिनाब है, इन तीनों नदियों का जो 80% पानी होगा वो मिलेगा पाकिस्तान को। 80% पानी किसे मिलेगा, पाकिस्तान को, और 20% पानी किसे मिलेगा, ये मिलेगा भारत को, ये मिलेगा भारत को। अब तो ये भारत के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए क्या है, ये 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी भारत को। अब उसके बाद उसके नीचे की जो 3 नदियाँ, उसके नीचे की जो 3 नदियाँ हैं, वो 3 नदियाँ जैसे हो गया रावी हो गया, दूसरी ब्यास हो गई और तीसरी हो गई सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। और इन 3 नदियों का 80% पानी मिलेगा भारत को
और 20% पानी मिलेगा पाकिस्तान को, 20% पानी मिलेगा पाकिस्तान को। तो इस तरह से यहाँ 80% पाकिस्तान को मिल रहा था, तो यहाँ 80% भारत को मिल रहा। कभी कभी चूँकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो ऐसे विवाद होते ही रहते हैं, तो कभी कभी इनको लेकर भी फिर से हो जाता है। लेकिन 1960 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में पीटी नेहरू के टाइम सिंधु जल समझौता हुआ। इसे ही जानते हैं हम सिंधु जल समझौता के नाम से, सिंधु जल समझौता। तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद ये सहायक नदियों का क्रम भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये तो सिंधु नदी के बारे में हो गया। अब यहीं से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है उत्तराखंड से, गंगोत्री क्षेत्र से इस तरह से निकलते हुए यहाँ से ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब ये कौन सी नदी है? तो ये है हमारी गंगा नदी, ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी को जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और ये कहाँ से होते हुए गुजरती है? तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, ये सब से होते हुए यहाँ जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब इसी पास से एक और नदी निकलती है, एक और नदी निकलती है जो कि यहाँ आकर गंगा में मिल जाती है। तो इस नदी का नाम है यमुना नदी, इस नदी का नाम है यमुना नदी। और ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो भारत की, बीच में तो लिखूंगी तो दिखेगा नहीं, तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, नोट करते जाइएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यमुना नदी जो है ये आकर मिलती है गंगा में, कहाँ? तो प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में मिलती है, प्रयाग यानी इलाहाबाद में मिलती है यमुना, गंगा में आकर। यमुना जो है ये गंगा में आकर मिल जाती है प्रयाग इलाहाबाद में, और यहाँ से बहती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये जो गंगा नदी है ये निकलती तो गंगोत्री से है और यहाँ से होते हुए इसमें बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। लेकिन इसका नाम पता है गंगा कब पड़ता है? जब गंगोत्री से निकलती है तो उस समय इसका नाम गंगा नहीं होता है। तो जब इसका नाम गंगा कब पड़ता है? जब इसमें दो नदियां आकर मिल जाती है, दो नदियां आकर मिल जाती है। वो कौन कौन सी नदियां? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जब आकर मिलती है तब इसका नाम क्या पड़ता है? तब इसका नाम होता है गंगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, BBI है, समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन दो नदियों के मिलने पर गंगा का नाम पड़ा है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो नदियाँ हैं, यही दो नदियाँ जब मिलती हैं तब गंगा नाम पड़ता है। और यमुना नदी जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की सहायक की यदि बात की जाए तो बेतवा, ये सब नदी, बेतवा, चंबल, ये यमुना की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी कोसी, गंडक, बागमती, ये सब इसकी गंगा की सहायक नदी है। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, कोसी इधर नीचे आ जाएगा। तो जो भी वो कोसी, गंडक मैं बता दी हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कोसी, गंडक, बागमती ये सब इसकी सहायक नदी है। बेतवा, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी है। तो इस जो गंगा नदी की लंबाई है, अगर इसकी बात की जाए तो ये 2550 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2550 किलोमीटर है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी होने के साथ साथ भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी ही है। और यहाँ से ये मिलने के बाद आपको मैंने गंगा की कहानी बता दी कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब इसका नाम गंगा होता है। जहाँ ये बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, यहाँ सब से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जानते हैं हम पद्मा के नाम से। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं पद्मा के नाम से, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ से एक और नदी निकलती है, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और ये नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश और यहाँ से होते हुए यानी असम से होते हुए यहाँ आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ से होते हुए। और इसका नाम तिब्बत में सांगपो है, लेकिन भारत में यदि इसकी नाम की बात की जाए तो भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी का तिब्बत में नाम सांगपो। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आकर मिलती है यहीं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में है जमुना। इस ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में जमुना। तो
आपको जमुना और यमुना में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो नाम अलग अलग हैं। यमुना भारत की नदी है और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब इससे देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब पद्मा और जमुना मिलती है, यानी कि भारत से जब बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और जब इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और बांग्लादेश में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं गंगा और जमुना यानी पद्मा और जमुना, तो इसका क्या नाम हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है मेघना, इसका नाम हो जाता है मेघना। और ये आपके लिए स्टार्ड क्वेश्चन, यानी समझ लीजिए कि बीबीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, बार बार हमेशा बड़े बड़े एग्जाम्स में, बिहार एसएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है कि पद्मा और जमुना जब मिलती है तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे मेघना के नाम से जानते हैं। अब यदि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, ये बहुत लंबी नदी है। लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में मात्र 915 किलोमीटर ही ये बहती है, आपको पता है कि वहाँ चली जाती है, इसलिए भारत में मात्र 915 किलोमीटर ही है ये ब्रह्मपुत्र नदी। और प्रवाह क्षेत्र के यानी कि जल संग्रहण चौड़ाई के आधार पर यदि देखा जाए तो चौड़ाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है। और ये इतनी चौड़ी हो जाती है, जब आप असम में आते हैं तो असम के क्षेत्र में ये ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि ये नदी द्वीप का निर्माण करती है, ये नदी द्वीप का निर्माण करती है। और असम में इस नदी द्वीप को क्या कहा जाता है? माजुली नदी द्वीप, माजुली, यहाँ निकलती इधर तो दिखेगा नहीं, माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप असम में, और ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। यदि सबसे छोटी नदी द्वीप की बात की जाए तो कुमाद्र ये सबसे छोटी नदी द्वीप है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि इतनी चौड़ी हो जाती है यहाँ कि ये बांग्लादेश में नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहते हैं, और कुमाद्र ये सबसे छोटी नदी द्वीप है। अब देखिए यहाँ पर से एक क्वेश्चन आता है कि आपको पता होगा कि जब भी नदियाँ मुहाने पे होती है, यानी कि गिरने वाली होती है, जब भी नदियाँ गिरने वाली होती है तो इस तरह से यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का क्षेत्र का निर्माण करती है जब भी नदियाँ गिरने वाली होती है। चूँकि नदियाँ जो होती है अपने साथ मिट्टी यानी गाद को बहा कर लाती है, और जब नदियाँ गिरने वाली होती है तो उसकी धारा कम हो जाती है। और आपको पता है कि जब धीरे कोई भी चीज़ होता है तो उसे बहा कर ले जाना मुश्किल होता है, चूँकि वहाँ गाद जमने लगता है और नदियों का जो जल स्तर होता है, जल का प्रवाह होता है, वो धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में भी है, एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा है। और इस डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसका नाम की सुंदरी है, इसीलिए इसे सुंदरबन के नाम से, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे एक पहाड़ी है अरावली की पर्वत। आपको पता है कि अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे लूनी नदी के नाम से जानते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसे लूनी नदी के नाम से जानते हैं। और ये लूनी नदी की विशेषता यह है कि ये ना तो सागर में मिलती है ना महासागर में मिलती है, ना सागर में मिलती है ना महासागर में मिलती है, बल्कि ये कच्छ के रन में ख़त्म हो जाती है, यानी कच्छ का जो रन है इसी कच्छ के रन में ये समाप्त हो जाती है, कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो ना सागर में मिलती है ना महासागर में मिलती है, बल्कि बीच में ही समाप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी है, ये निकलती है अरावली पर्वत से और ये कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। अब देखिए एक नदी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आती है, यहाँ पे एक नदी है छत्तीसगढ़ में आती है। तो छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की, जिसे पहाड़ी आप कहते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। और इससे 3 नदियाँ निकलती हैं, इससे जो है 3 नदियाँ निकलती है। एक तो सोन नदी निकलती है, एक सोन नदी, दूसरी नर्मदा नदी निकलती है और तीसरी जो निकलती है महानदी निकलती है, तीसरी महानदी निकलती है। अब देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी पहाड़ी है जिससे 3 नदियाँ निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी है जिससे कि 3 नदियाँ निकलती है। एक हो गई सोन नदी, और सोन नदी जो है ये इधर से निकलकर इधर जाती है, यानी कि दक्षिणी भाग से निकलकर उत्तर भारत में जाती है। चूँकि आपने अभी तक देखा कि गंगा की जो भी सहायक नदियाँ थी, जैसे
कोसी, गंडक, बागमती, ये सब आ रही थी उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे जाकर मिल रही थी। लेकिन ये सोन नदी जो है ये नीचे से ऊपर जाकर मिल रही है, जो कि पटना में, बिहार में मिलती है और यूपी में भी बहती है। और यूपी और बिहार के बीच सोन नदी के जल को लेकर कभी कभी विवाद भी होता है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन याद रखना है कि सोन नदी एक नदी है जो कि गंगा नदी में नीचे से ऊपर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर मिलती है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एक नदी जो है ये नर्मदा नदी है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। इसी के नीचे एक और नदी है जिसे जानते हैं हम ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के नाम से, और इसके बीच में एक पर्वत श्रृंखला, इसके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, जिसे सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। अब देखिए इन दो नदियों से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। चूंकि आप देख रहे हैं कि हाँ ज़्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये दो नदियां जो है ये दोनों नदियां अरब सागर की ओर जाके गिर रही है। तो इससे ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि किन दो नदियों के बीच एक पहाड़ी है, तो ये सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। अब देखिए नर्मदा नदी के बारे में अगर बात की जाए कि नर्मदा नदी की विशेषता क्या है, तो नर्मदा नदी एक रिफ्ट नदी है जिसे कि आप द्रोणी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि दो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी। तो नर्मदा नदी जो है आपको पता है कि ये दो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे कि रिफ्ट या द्रोणी भी कहा जाता है। तो इधर ये दो पहाड़ियां हैं, इन दो पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी है ये नर्मदा नदी। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसे रिफ्ट या द्रोणी, इसे रिफ्ट या द्रोणी भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और ये नर्मदा नदी एमपी में, यानी कि नर्मदा नदी जब एमपी में पहुंचती है तो यहाँ से एमपी जबलपुर का जब क्षेत्र आता है तो यहाँ से ये नीचे की ओर एकदम तेज़ी से नीचे गिरती है, तेज़ी से गुजरात होते हुए नीचे गिरती है, जिसे कि हम लोग जलप्रपात कहते हैं, जिसे जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कहते हैं। और यहाँ पर ये जलप्रपात जो है इसका निर्माण करती है, जिसे कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या फिर कपिलधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधार जलप्रपात, और कपिलधार जलप्रपात। तो ये दोनों जो जलप्रपात है आपको ध्यान रखना है कि कपिल देव धुआंधार कॉमेडी करता है, यानी कि कपिल देव जो है वो धुआंधार कॉमेडी करता है। तो धुआंधार और कपिलधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी की जो वाटरफॉल होती है तो उससे इन नदियों का, इन जलप्रपात का निर्माण होता है, और आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी के बारे में मैंने बता दिया कि दो नदियों के बीच यानी कि पहाड़ों के बीच साइड से होकर निकलने वाली नदी है ये ताप्ती नदी, और इसकी विशेषता यह है कि ये अरब सागर में यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आकर गिरने वाली नदी है ये दोनों नदियाँ। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि ये सोन नदी, ये नर्मदा नदी है, और ये है महानदी, ये है महानदी। और ये महानदी कहाँ बहती है, तो ये ओडिशा में बहने वाली नदी है, ओडिशा में बहने वाली नदी है। और इसी महानदी पर एक बांध है जिसे हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है। महानदी पर एक बांध है जिसे किस नाम से जानते हैं, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं। और इस हीराकुंड बांध पे ही बनी हुई है, हीराकुंड बांध पे जो है ये बांध बनी हुई है, और ये भारत की सबसे लंबी, यानी कि सबसे लंबी बांध की अगर बात की जाए तो ये है सबसे लंबी बांध, सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध, सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये महानदी पर है और ये कहाँ है, ओडिशा में है। अब देखिए यहाँ का एक क्षेत्र है महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र है जहाँ से कि एक नदी निकलती है महाराष्ट्र से, गोदावरी नदी, ये इधर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे कहते हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। अब देखिए जितना पवित्र हमारे उत्तरी भारत में गंगा नदी है उतना ही पवित्र हमारे प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी को माना जाता है, जिसकी वजह से इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा। और इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मैंने आपको भी कहा था कि साउथ की जगह आपको प्रायद्वीपीय दिया जाएगा, तो यदि पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये गोदावरी नदी है। ये कौन सी है, गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी नदी।
इसे आपको ध्यान में रखना ऑब्जेक्टिव के रूप में। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अब देखिए यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, यानी ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये जो कृष्णा नदी है कर्नाटक में है, और आपको पता होगा कि कृष्णा नदी पर ही बहुत सारे जलप्रपात यानी कि परियोजनाएं बनाई गई है, जिसमें नागार्जुन परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना आपको ध्यान में रखना है कृष्णा नदी पर। अब ये जो नीचे का क्षेत्र है यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, नीचे का क्षेत्र यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, और कावेरी नदी पर तमिलनाडु और जो कर्नाटक है इनके बीच विवाद का भी केंद्र बना है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कावेरी नदी से कि ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये है कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात है ये है कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। उसके नीचे है पेरियार नदी, केरल में पेरियार नदी है जिस पर कि इडुक्की बांध बनी है, तो ये केरल में है पेरियार नदी और इडुक्की बांध बनी हुई है इस पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे बैगई नदी है, तो बैगई नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो मदुरै है वो बैगई नदी के किनारे स्थित है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, मदुरै जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है और ये बैगई नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें से आपने ये सारे देखा। आप देखिए यहाँ एक जो नदी आ रही है सतलज नदी, इस सतलज नदी पर एक कैनल जिसको कह सकते हैं आप नहर बनाया गया है, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्योंकि जब यहाँ पे कमी हो रही थी, राजस्थान में पानी की कमी हो रही थी, तो इस पानी की कमी से निपटने के लिए ही यहाँ से एक नहर बनाया गया जिसे कि सतलज नहर, ये इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, ये इंदिरा गांधी नहर। और इस इंदिरा गांधी नहर को विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर के नाम से भी जानते हैं, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ये इंदिरा गांधी। तो ये सतलज नदी, ऑप्शन में कभी कभी सतलज नदी की जगह ब्यास नदी भी दिया रहेगा कि ये इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है, तो आपको ध्यान में रखना है सतलज नदी, नहीं तो अगर ऑप्शन में ब्यास रहे तो आपको ब्यास टिक करना। उसके अलावा सतलज नदी पर ही है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे ऊँची परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सतलज नदी पर है। अब जो देखिए ये जो सहायक नदियां थी पांचों, और इसके अलावा जो सिंधु नदी थी इस पर भी एक परियोजना बनी हुई है, जैसे कि आपने चिनाब नदी के ऊपर परियोजना देखा होगा, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सरजा परियोजना, तो इस तरह से बलिहार परियोजना। तो इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, कहाँ बताऊँ, सीट भी नहीं बचा। तो इसकी एक ट्रिक है शाबाश दूल्हा, इसकी एक ट्रिक है शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा करके है एक ट्रिक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शाबाश दूल्हा यानी कि इसका मतलब है कि चिनाब नदी से कौन कौन सी, चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना है। तो देख लीजिए, सलजा, ब से बलिहार, सौ से सतलज, और ये है दू से दुल्हा का मतलब दुलहस्ती, दुल्हा का मतलब दुलहस्ती। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, तो ये सारी परियोजना जो है ये है चिनाब नदी पर, ये सारी परियोजना जो है ये है चिनाब नदी पर। तो अब देख लीजिए, शाबाश दूल्हा इसका मतलब सलजा परियोजना जो है, बलिहार परियोजना, सतलज परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये चारों चिनाब नदी पर है। ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि ये जो एक और परियोजना है चिनाब नदी पर जिसे कहते हैं तुलबुल परियोजना, एक तुलबुल परियोजना है जो झेलम नदी पर है, एक झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। तो इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, शाबाश दूल्हा तू झेल, तू झेल, शाबाश दूल्हा तू झेल। तो इससे निकल कर आ गया कि शाबाश दूल्हा ये सारी जो परियोजना है बलिहार, सतलज, दुलहस्ती, सलजा, ये चिनाब नदी पर है, और तू झेल से आ गया तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है। तो आप यदि ट्रिक के माध्यम से इसे ध्यान रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा कि ये चारों परियोजना चिनाब नदी पर है और तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। और मैंने यहाँ भी आपको परियोजना बताया नागार्जुन, शिव समुद्रम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये नदियों से रिलेटेड मैंने आपको सारे पार्ट्स बताए, इसमें इसकी लंबाई के बारे में बताया, प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियाँ, उसके बाद पद्मा, जमुना, मेघना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है मैप के माध्यम से। अगर आप इससे ऑब्जेक्टिव निकालेंगे ना तो आई होप कि 50+ तो ऑब्जेक्टिव जाएगा ही जाएगा। इसमें मैंने आपको बांध के बारे में भी बताया है, नहर के बारे में भी बताया है। तो आप
आपको ये सारे को मैप के माध्यम से बनाना है, और अगर ऑब्जेक्टिव निकालना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से देख लीजिए, मैंने आपके सारे डाउट्स भी आज लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि मैं आगे भी ज्योग्राफी के इस तरह की वीडियो मैं डालती रहूँगी। और लिंक पे मैं विश्व की नदियों के डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, नदियों के बारे में, विश्व की जो नदियाँ मैं आपको बताई हूँ। तो इस तरह से आप मेरे साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए, अभी पैंडेमिक टाइम में घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुद का और खुद के परिवार का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।